हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए बेटा, आज हम सेकंड नंबर का ग्लैंड हम कवर करेंगे जिसका नाम है पैंक्रियास। ठीक है, तो चलिए भाई हेडिंग पुट कर लेते हैं। नंबर 2 हमारे ग्लैंड्स का नाम है तुम्हारा पैंक्रियास। ठीक है, पैंक्रियास का ओरिजिन यदि हम बात करेंगे बेटा, एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। कैसा होता है? एंडोडर्मल ओरिजिन होता है, इस बात को याद रखना। चलिए सबसे पहले हम लोकेशन की बात कर लेते हैं। दिखने में बेटा लुक लाइक, ठीक है, लुक लाइक क्या? लीफ। इसीलिए इसको कुछ लोग जो है लीफ लाइक ग्लैंड के नाम से जानते हैं। लीफ लाइक ग्लैंड होता है। कहां होगा बेटा? प्रेजेंट जस्ट बिलो, पैंक्रियाज की बात करें तो जस्ट आपके स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती है, तो जस्ट बिलो दी स्टमक। ठीक है, स्टमक के नीचे में बेटा प्रेजेंट होता है। दिखने में हमने कहा कि भैया लीफ लाइक ग्लैंड है, तो चलो ग्रीन कलर का पत्ता बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। बेटा इस पूरे ग्लैंड में जो सेल्स होती है ना, इन सेल्स को मैं ग्रीन कलर में बना रहा हूं पूरा। ऐसे छोटे 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 यहाँ पे सेल होते हैं बेटा। ये पूरे सेल को ना एसनी सेल या एक्नी सेल आप कह सकते हैं। क्या कहेंगे? एक्नी सेल कहेंगे। और इस पूरे बड़े से लीफ में मात्र एक दो जगह पे छोटे छोटे टापू होते हैं। उन छोटे छोटे टापू को कुछ इस तरह से बना लेते हैं सर्कल फॉर्म में। कलर रख लेते हैं बेटा पिंक। ये एक टापू दिख रहा है तुमको, और दूसरा टापू यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये दो टापू हो गई। बस इसको पिंक कलर से कलरफुल कर देते हैं, मतलब सेल डाल देते हैं इसके अंदर में कुछ इस तरह से। ये बंच ऑफ सेल यहाँ भी प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, और बाकी जितने भी जगह खाली दिख रहे हैं आपको, सभी जगह पे सिर्फ और अच्छा सॉरी, कलर चेंज हो गया, इसको रखते हैं। सभी जगह पे आपको ग्रीन कलर का ये सेल डाल देना है। ये ऐसा, तो भैया लीफ लाइक ग्लैंड हो गया। ये तुम्हारा हेड पोर्शन है, ये मेन पोर्शन है बॉडी, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई ये तो समझ में आ गया। बेटा जो पिंक कलर का दिख रहा है ना, ये आइलैंड है बेटा। क्या ये? आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं इसको। आइलैंड ऑफ क्या बोलेंगे? लैंगरहैंस बोलेंगे। बाकी जितने भी ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं ना, इसको तो मान के चलो पूरा यही है। ठीक है, तो लगभग ये जो पूरे सेल है बेटा, इनको एसनी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसनी सेल कहते हैं, जो कि एक्सोक्राइन पार्ट होता है। ये एक्सोक्राइन पार्ट है। और लैंगरहैंस सेल जो है बेटा एंडोक्राइन पार्ट है। एंडोक्राइन पार्ट्स कह देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि पैंक्रियाज एग्जाम्पल है बेटा। एग्जाम्पल ऑफ क्या बोल देंगे? मिक्स्ड ग्लैंड। कौन है ये? मिक्स ग्लैंड है। मतलब इसमें एक्सोक्राइन के साथ साथ एंडोक्राइन भी है बेटा। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड जब दोनों एक ही ग्लैंड में नेचर प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और मिक्स ग्लैंड में जैसे पैंक्रियास, तो यहाँ पे ठीक है तीन चार हार्मोन के बारे में हम पढ़ेंगे, बट इसका मेन रोल जो है वो डाइजेशन में बेटा। ठीक है, मेन रोल ऑफ पैंक्रियास यदि यदि हम बात करें, ठीक है, तो इन कहाँ होगा बेटा? डाइजेशन प्रोसेस में इसका मेन रोल होता है, डाइजेशन करता है। ठीक है, क्यों बोला? क्योंकि भैया ये सिक्रीट करता है वेरिएबल, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एंजाइम सिक्रीट करता है। सिक्रीट एंजाइम्स दैट हेल्प, ठीक है, दैट हेल्प इन डाइजेशन, जो कि डाइजेशन में बहुत ही मदद करता है बेटा। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे एक कंडीशन आप पहले समझ लो, उसके बाद हम डिटेल करेंगे। जो हमारा पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, पैंक्रियाज को हम क्या करते हैं बेटा? दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट्स को हम कह देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा तुम्हारा एसनी सेल, ये है। और दूसरे पार्ट में जो पूरे सेल होते हैं, वो आपका हो जाएगा बेटा लैंगरहैंस।
ठीक है, आइलैंड ऑफ लैंगरहेंस नोट कर देते हैं इसको, आइलैंड कह देते हैं बेटा, आइलैंड ऑफ क्या बोल देंगे, लैंगर हेंस कह देंगे। ठीक है, तो आइलैंड ऑफ लैंगर हेंस इसका माइनर पार्ट है बेटा, बात समझ में आ रही है। मतलब यहाँ पे 70 से 80% पार्ट एक्सोक्राइन होता है, 70 से 80% पार्ट, आप चाहे 90 98 भी लिखोगे चल जाएगा। और लैंगरहेंस बहुत ही कम, 1 से 2% आपका क्या होता है, लैंगरहेंस सेल होते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पे देख लो आप कि भैया जो आपके पैंक्रियाज है वो दो पार्ट है, एक्नी सेल क्या है तो याद रखना पार्ट ऑफ एक्सोक्राइन। ठीक है, ये एक्सोक्राइन का पार्ट है बेटा, पार्ट ऑफ एक्सोक्राइन, और ये वाला हो जाएगा पार्ट ऑफ एंडोक्राइन, पार्ट ऑफ क्या बोल देंगे इसको, एंडोक्राइन कह देंगे। एक एक्सोक्राइन हो गया, एक आपका क्या हो गया बेटा, एंडोक्राइन हो गया। ठीक है, अब यहां पे जो बाकी पार्ट्स होते हैं, रिमेनिंग पार्ट जो बच गए हैं, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो यहाँ पे चाहो तो हम नोट कर सकते हैं ब्लड वेसल्स भी होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ठीक है बेटा कि जो तुम्हारा एक्नी सेल होती है जो 70 से 80% होती है वो एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन का मतलब ये सिक्रीट करता है बेटा एंजाइम, सिक्रीट एंजाइम्स एंड रेगुलेट क्या, मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करता है। हमें आज इसको नहीं पढ़ना है, बात समझ में आ रही है। हमारा जो आज मेन टारगेट है वो है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तो हमारा जो टॉपिक है वो इधर लिखा हुआ है। तो आइलैंड ऑफ लैंगरहेंस में याद रखना ग्रुप ऑफ सेल होती है, इसका नेचर कैसा है तो बोल देना पार्ट ऑफ एंडोक्राइन। ये पार्ट ऑफ एंडोक्राइन है बेटा, क्या सिक्रीट करता है तो आपको जाहिर सी बात है ये सिक्रीट करता है एंजाइम्स के हार्मोन, सिक्रीट हार्मोन्स। ठीक है, अब हार्मोन सिक्रीट करने वाले जो आइलैंड होते हैं टापू, इसमें कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके नाम एक है बेटा अल्फा सेल, एक का नाम है बेटा बीटा सेल, अल्फा बीटा, एक आ जाएगा आपका डेल्टा या फिर गामा भी कह सकते हैं, डेल्टा या गामा सेल, और एक जो सेल है उसको हम क्या कह सकते हैं, एफ सेल कह सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 4 सेल होती है। अल्फा सेल से सिक्रीट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन, हालांकि अल्फा और बीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अल्फा सिक्रीट करता है बेटा ग्लूकागन, ग्लूकागन हार्मोन सिक्रीट करता है अल्फा, बीटा सेल से सिक्रीट होता है आपका, क्या सिक्रीट होगा यहाँ पे, तो यहां पे सिक्रीट होता है आपका बेटा इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन। डेल्टा जो सेल होता है उससे निकलता है बेटा सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन रिलीज होती है, और आपके एफ सेल से पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, इसको पीपी कहेंगे, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये रिलीज होता है, जो कि यहां इसका कोई रोल नहीं है, वो डाइजेशन में काम करता है। ग्लूकागॉन के बारे में आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं ब्लड ग्लूकोज का, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। और सोमैटोस्टैटिन का काम मैं क्या बताऊं आपको, सोमैटोस्टैटिन जब ये अत्याचार करेगा तो इसको रोकेगा, और ग्लूकागॉन अत्याचार करेगा तो ग्लूकागॉन को रोकेगा। मतलब इसका काम क्या है बेटा, रेगुलेशन है, ये रेगुलेटरी हार्मोन है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल एंड देयर सिक्रीशन, अल्फा बीटा सेल और उनके सिक्रीशन को रेगुलेट करने का काम होता है आपके पर्टिकुलर ग्लैंड्स का। ठीक है, तो ये रहा बेटा आपके टोटल पैंक्रियास के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। हाँ, अल्फा सेल बहुत कम होता है, 20% होते हैं, सबसे ज्यादा जो सेल होती है बेटा वो ये है, 70% के आसपास होता है, और ये दोनों को मिलाकर के मात्र 10% का रेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चाहें तो आप परसेंटेज का रेंज भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, चलिए, ये तो मतलब बेसिकली हम अभी बात कर रहे हैं जो हमारे ग्लैंड्स की बात हो रही है। चलिए,
तो स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक हार्मोन्स के बारे में डिटेल, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लो बेटा कि ग्लूकोज का लेवल, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल दो कंडीशन में आप देख लो पहले। एक तो एट फास्टिंग कंडीशन, ठीक है, आप कुछ भी नहीं खाए हैं तो उस कंडीशन में हम देख लेते हैं फास्टिंग कंडीशन, और सेकंड हम देख लेते हैं बेटा एट रैंडम कंडीशन, ठीक है, रैंडम कंडीशन की बात कर लेते हैं। दो कंडीशन में जब आप फास्टिंग कंडीशन में रहते हैं बेटा तो लगभग 80 टू 100, ठीक है, 80 टू 100, मेजरली आप 80 लेके चलेंगे mg पर dl, ठीक है, mg पर dl होता है बेटा, इसकी जो वैल्यू है dl का मतलब होता है डेसी लीटर, 100 ml इज इक्वल 1 dl होता है बेटा, ठीक है। तो 100 ml में 80 से 100 mg आपका ग्लूकोज लेवल होना चाहिए, और एट रैंडम हम जब देखते हैं तो लगभग 120, इसका जो मेन रेशियो है 120 है, से लेकर के ये 180 तक का रेंज ले सकता है mg पर dl, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। जब भी कभी ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है, इमेजिन करो कि भाई ब्लड में का जो ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम होने से इसको ना तुम्हारा बीटा सेल सेंस्ड बाय बीटा सेल, बीटा सेल ऑफ व्हाट, पैंक्रियाज, ठीक है। और पैंक्रियाज जैसे ही सेंस करेगा बेटा ये सिक्रीशन करता है जब भी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप बोल सकते हैं सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, ये क्या करता है, इंसुलिन का सिक्रीशन करता है, ठीक है। जब भी कभी 120 से 120 mg पर dl जो है सिक्रीशन जब हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा कि ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है, जब इंसुलिन की सिक्रेशन हो जाएगी तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा इंसुलिन हार्मोन के बारे में डिटेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो पहला हार्मोन हमारा इस ग्लैंड का कौन है बेटा, इंसुलिन है, ठीक है। इंसुलिन कौन है तो याद रखना प्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है, प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। ये बना होता है बेटा मिड ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चेन, टू पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो यहां पे नोट कर देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है बेटा। ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन कौन है, तो दो पॉलीपेप्टाइड चेन, एक है बेटा अल्फा चेन और एक चेन है बेटा हमारा बीटा चेन। अल्फा चेन और क्या आ जाएगा, बीटा चेन आ जाएगा। अल्फा चेन बना है 120 अमीनो एसिड से, ठीक है, 120 बोलता हूँ 21 अमीनो एसिड से ये बना है, और 30 अमीनो एसिड से बना है बेटा आपका बीटा चेन। तो टोटल नंबर ऑफ चेन की बात करेंगे तो 51 अमीनो एसिड का बना होता है, मतलब छोटा पेप्टाइड, एक तरह से हार्मोन आप ले सकते हैं, ठीक है। इनमें ना बेटा दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, दो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि ए और बी चेन के बीच में होगा। चलो देखो पहले तो एक सिंपली हम डायग्राम आपको मेंशन करते हैं कि ये है बेटा हमारा पेप्टाइड, ठीक है भाई, ये पेप्टाइड है, तीन सेगमेंट में डिसाइड कर दो, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका ए है, ठीक है। मतलब जब ये इमेच्योर होता है, मतलब ये प्रो इंसुलिन है बेटा, प्रो इंसुलिन होता है। अब प्रो इंसुलिन में क्या होगा, सबसे पहले जो सिग्नल पेप्टाइड्स होते हैं, जैसे यहां पे अटैच कर दो भैया, टारगेट तक जाने के लिए जो पेप्टाइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल पेप्टाइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्नल पेप्टाइड को अलग करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा रिमूवल ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, सिग्नल पेप्टाइड को आपने रिमूव कर दिया है। तो रिमूव करने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन है वो ये कुछ इस तरह से बना, ऐसा रख देते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम रख देते हैं बेटा ए, ठीक है। ये प्रो था, प्री हटा दो, ये हो जाएगा प्रो इंसुलिन हो जाएगा। ये कौन है, प्रो इंसुलिन है। अब ये जो प्रो इंसुलिन होता है बेटा ये जाकर के फोल्डिंग करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक तुम्हारा ए चैन हो जाएगा,
यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा तुम्हारा बी चैन, और ये जो फोल्डिंग हुआ है इसका कलर चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो फोल्डिंग हुआ है इसका बंदे का, इतने को हम कह देते हैं बेटा सी चैन। क्या कहते हैं? सी चैन। इन दोनों के बीच में डाई सल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये लो डाई सल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और आपके अल्फा में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड, टोटल 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा प्रोसेस कहां हो रहा है? इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से ये मूव होकर के जाता है बेटा आपके नेक्स्ट में जहां पे रिमूवल होगी, तो आप बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड। और सी पेप्टाइड जैसे ही निकल जाएगा तो मात्र 2 ही पेप्टाइड बच जाएंगे, ए और बी। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और इनके बीच में आपको मिल जाएगा बेटा डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये ए चैन है, ये बी चैन है। ए चैन में आपको एक और डाइसल्फाइड बॉन्ड मिल जाएगा। टोटल 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, और इसका जो मैचुरेशन है वो गोल्जी बॉडी में कंप्लीट होता है। कहाँ होता है? गोल्जी बॉडी में जाके क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ गए। 2 इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है ना, 2 इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, मतलब बिटवीन अल्फा एंड बीटा प्रेजेंट है, और एक जो है बेटा इंट्रा है, ठीक है। इंट्रा चैन एक प्रेजेंट है जिसको डाइसल्फाइड बॉन्ड कहेंगे। डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ है? अल्फा चैन में प्रेजेंट होती है, ना कि बीटा चैन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये रहा आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन, जिसको हमने देखा बेटा आपके इंसुलिन के बारे में, ठीक है। जो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन सी होता है वो जब मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ, जब आपके प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, यहाँ पे एडिशनल पॉलीपेप्टाइड भी प्रेजेंट होगी। तो मैंने कहा एडिशनल पेप्टाइड चेन कौन है बेटा? ये आपका सी चेन है। इज ऑल्सो प्रेजेंट with equal concentration to A and B, ओके। बट जैसे ही ये मैच्योर होगा, बट इन मैच्योर फॉर्म बोल दो, मैच्योर फॉर्म, और जो बायोलॉजिकली जो फंक्शनल होता है, बायोलॉजिकल फंक्शनल इंसुलिन, ठीक है। बायोलॉजिकली जो फंक्शनल इंसुलिन होती है उसमें सी चैन एब्सेंट होता है बेटा, सी चैन एब्सेंट इन इट, इसमें सी चैन बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये जो हमारा जो पॉलीपेप्टाइड होता है बेटा, ये यूनिवर्सल है। हमारा ये जो पॉलीपेप्टाइड है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल बोलने का मतलब ये है कि जैसे हम 3 ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं उनमें आपको लिटिल बिट चेंजेस आपको दिखेगी, जैसे कि डॉग है, या फिर हम ले लेते हैं स्वाइन, ठीक है, सुअर की कैटेगरी हो गई, और एक हम ले लेते हैं बेटा रैबिट ले लेते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन में 8, 9, 10, ये ए चैन की बात हो रही है, और यहाँ पे बी चैन में बेटा 30 पोजीशन, 30वां पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से अमीनो एसिड में वेरिएशन दिखेगी? यहाँ पे होता है बेटा आपका थ्रियोनिन, सेरिन और आइसोल्यूसिन होता है, ठीक है। यहां भी सेम होगा, यहां भी सेम होगा, यहां भी सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम, ठीक है। इन सभी जगह पे सेम होता है, बस बीटा चैन में आपको डिफरेंस दिखेगा। यहां पे आपको मिल जाएगा थ्रियोनिन, सेकेंड में मिल जाएगा आपको एलेनिन जो कि डॉग है, और थर्ड में मिल जाएगा बेटा आपका सेरिन। इसका सिंगल लेटर लिख लो तो काम बन जाएगा, ठीक है। थ्रियोनिन का क्या होता है बेटा? थ्रेनिन का टी, सेरिन का एस, आइसोलिसिन का ई, ठीक है। टस्सी हो गया। अब इसमें तास हो जाएगा टी, यहाँ पे ए, और यहाँ पे एस। तो इस तरीके से आप ट्रिक बना करके इसको
याद कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मैमल में डिफरेंट डिफरेंट 1 से 2 अमीनो एसिड में चेंजेस आपको दिख सकता है। ठीक, मगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में इनका जो फंक्शन होता है वो सेम ही होगा बेटा। ये ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को ब्लड में कम करता है और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर देता है कहां पे, सेल के अंदर में। ठीक है, अब यहां पे जैसे देख लो, कभी भी जो इंसुलिन होता है वो एंटीजेनिक की तरह काम तो नहीं करता है, और आपका जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है ए और बी के बीच में, जैसे मान लो कहां कहां प्रेजेंट है भाई, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी चैन, यहीं पे प्रेजेंट है। यदि इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ दो, इफ ब्रोकन बेटा, यदि आप इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देंगे तो तोड़ने के बाद आपका जो इंसुलिन होता है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, बिकम नॉन फंक्शनल हो जाएगा बेटा। ठीक है भाई, ये काम नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए इंसुलिन के बारे में कुछ बेसिक बेसिक नॉलेज हम लेते जाते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ इंसुलिन से। ठीक है, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ इंसुलिन से इन चीजों को अपन कवर करने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मली जैसे हाफ लाइफ की बात करेंगे बेटा, तो हाफ लाइफ होता है अराउंड 6 मिनट तक का होता है। नॉर्मली इसका जो मेन काम है, इसको मैं स्टार पॉइंट मेंशन करूंगा, क्योंकि सेट जैसे छोटे एग्जाम में एकदम इंसुलिन के बारे में एकदम बहुत डीप तक तो नहीं पूछेगा, बस इतना तो पूछ सकता है भाई इसका काम क्या है। इसका मेन काम है डिक्रीज करना, डिक्रीजेस द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन, क्या बेटा, ब्लड में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को कम करता है, टू मेक इट नॉर्मल, टू मेक इट नॉर्मल। सिंपल सी बात है, आपके ब्लड में यदि शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो बढ़ने के बाद यदि आपके ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन ना किया जाए तो भैया तुमको क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। तो डायबिटीज पेशेंट में इसी हार्मोन की क्या होती है बेटा, कमी होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मान लो कि भैया इंसुलिन काम नहीं कर रहा है या फिर आपके बॉडी में सिक्रीशन कम हो रही है, तो दिक्कत तो होगी ना बेटा। यदि ग्लूकोज, देखो कंडीशन देखो, यदि आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है या फिर हो सकता है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज कम है, तो ही कंडीशन होगी। ग्लूकोज का ज्यादा होना कहलाता है बेटा हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, हाइपरग्लाइसीमिया। और ग्लूकोज का कम होना कहलाता है हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है, हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। अब बात को समझो, ग्लूकोज, अच्छा ये दोनों बातें हम ब्लड में कर रहे हैं। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होना इस बात का प्रमाण है बेटा कि आपके पास इंसुलिन कंसंट्रेशन कम है, तभी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। यदि हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल कम बोल रहे हो, मतलब आपके पास इंसुलिन कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो इंसुलिन के ज्यादा होने से ग्लूकोज कम हो जाता है और हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। इंसुलिन के कम होने से ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है और उसको हम कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। तो भैया कौन कौन से हमारे ऑर्गन हैं जो इंसुलिन के लिए सेंसिटिव होता है? ठीक है, तो यदि हम बात करें इंसुलिन के आने से सेंसिटिव सेल की, इंसुलिन सेंसिटिव सेल, ठीक है, तो जैसे कि लीवर सेल हो गया, आपका स्केलेटल मसल्स हो गया, भैया जो एनर्जी के डिपेंडेंट होते हैं, जो एनर्जी के साथ काम करते हैं, उनमें तो होगा ही। ठीक है, स्केलेटल मसल्स हो गए, आपका कार्डियक मसल हो गया, ठीक है, कार्डियक मसल्स की बात हो गई, या फिर एडिपोज, ठीक है, एडिपोज टिश्यू की बात हो गई बेटा। ये लोग स्पेसिफिकली सेंसिटिव होते हैं फॉर इंसुलिन हार्मोन। तो चलो एक एक करके हम चीजों को कवर करते हैं। रोल ऑफ, रोल ऑन लीवर,
ठीक है, लीवर में किस तरह से काम करता है हमारा इंसुलिन, उसको देख लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले ये बात को आप समझ लो कि भैया जब भी कभी ग्लूकोज बढ़ जाता है, ठीक है, तो जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है या ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाती है लिवर सेल में, तो वहां पे उसको मेंटेन करने के लिए वो दूसरे ऑर्गन को भी देता है। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे एक सेल बनाते हैं सिंपल सा, ये हमारा लीवर सेल है बेटा। लीवर सेल मैं नीचे नोट कर रहा हूं, ये हमारा लीवर सेल है। लीवर सेल में क्या है, एक रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं बेटा, ये इंसुलिन रिसेप्टर है, IR कहते हैं। और ये इंसुलिन है, इसको बाइंड करा दो। ये देखो अपने रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड करता है तो ये ना परमेबिलिटी बढ़ा देता है। ठीक है, किसका, जो ग्लूकोज आपके ब्लड में था वो ग्लूकोज कहाँ चले जाएगा, सेल के अंदर चले जाता है। सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो क्या हो गया बेटा, बढ़ गया है। क्लियर हो रहे पॉइंट। अब लीवर में क्या कॉन्सेप्ट आएगी, यदि अपटेक ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाना है तो ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये कौन है बेटा, ग्लूट है, GLUT है। मतलब इंसुलिन का काम क्या है, तो याद रखना, इंसुलिन इंक्रीज द अपटेक, इंक्रीज द अपटेक ऑफ व्हाट, ग्लूकोज। ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है बाय द एक्सप्रेशन ऑफ, कैसे किसको एक्सप्रेस करेगा, तो याद रखना एक्सप्रेशन ऑफ बेटा ग्लूट चैनल प्रोटीन। ठीक है, GLUT, इसका मतलब होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। क्या बोलेंगे इसको, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं जो इसको क्या करते हैं बेटा, एक्सप्रेस करता है। कौन, इंसुलिन। और इंसुलिन के एक्सप्रेस होने से ये जाएगा और मेम्ब्रेन में जाके बाइंड हो जाएगा और ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके आ जाता है। ठीक है, आपके लिवर में दो तरह के ग्लूट होते हैं बेटा, एक तो होता है आपका GLUT2 और एक होता है आपका GLUT7 बेटा। ये दोनों होते हैं, दोनों के दोनों जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शो करते हैं। ठीक है, शोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ओके, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और याद रखना ये बंदे दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं, मतलब ग्लूकोज को अंदर भी ले जा सकता है और ग्लूकोज को बाहर भी ले जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे मैं नोट कर देता हूं, बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, मतलब ये अंदर भी जा सकता है और बाहर भी। इसीलिए लीवर ना बेटा दान दाता है। जब भी आपके बॉडी को किसी भी पार्ट को ग्लूकोज की नीड होगी ना, तो यही जो है ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, अपने सेल से निकाल के उस पर्टिकुलर ऑर्गन को प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अब देख लो पहले, आप बोलते हो ना कि जैसे मान लो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज अंदर चले गया, किसके अंदर में, सेल के अंदर में चले गया बेटा ग्लूकोज। अब यार ग्लूकोज को बाहर नहीं जाने देना है, क्योंकि ग्लूकोज तो आपने बोला ना कि बाहर भी जाता है, कैसे रोकूं मैं, तो बेटा ग्लूकोज के साथ में ATP रिएक्शन करता है और ये बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। एंजाइम का नाम आपको पता होगा, हेक्सो या फिर ग्लूकोकाइनेज कहते हैं, हेक्सो या फिर ग्लूकोकाइनेज कहते हैं। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाहर नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से इसको मेंटेन करते हैं ताकि ये सेल के अंदर आने के बाद बाहर ना जाए। ठीक है, आपके लीवर के अंदर में बेटा 3 एंजाइम्स हैं। जैसे हम बात करें एंजाइम्स एक्टिवेटेड बाय लिवर। ठीक है, एक्टिवेटेड बाय इन लिवर बोलेंगे, एक्टिवेटेड इन लिवर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका हो गया बेटा ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज हो गया। एक आपका है ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेज हो गई। ठीक है भाई, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की बात कर रहे हैं।
और तीसरा जो एंजाइम आता है वो आपका है लिवर फास्फोराइलेज, लिवर फास्फोराइलेज आता है। ये 3 हो गया बेटा। ग्लूकोकाइनेज का काम तो आपको पता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना होता है, मतलब ये क्या करता है, फास्फोराइलेशन करता है। इसका काम है फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फास्फोराइलेशन करता है। ग्लाइकोजन सिंथेस क्या करेगा बेटा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज जो कि मोनोमर है, इसको क्या करता है बेटा, पॉलीमर में मतलब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, पॉलीमर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जो लिवर फास्फोराइलेज होता है वो एक तरह का इनहिबिटेड, मतलब इसको हम इनहिबिट करके रखते हैं जब इंसुलिन की बात आती है, तो इनहिबिटेड, क्योंकि ये उल्टा काम करता है। ये क्या करेगा, तुम्हारे ग्लाइकोजन को, इसका काम क्या है बेटा, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। याद रखना, इंसुलिन ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा ग्लूकोज का, इंसुलिन के कारण ग्लूट आता है। ये लो, इंसुलिन ने लाया किसको, ग्लूट को। यहाँ पे ग्लूट है बेटा, ये ग्लूट क्या है, तो GLUT ग्लूट 2 है, और एक GLUT ग्लूट 7 है बेटा, 2 है। ये ग्लूट 2 और 7 जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे चीजों को देखो, ये दोनों के दोनों बाई डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं बेटा, बाई डायरेक्शनल काम करते हैं ये लोग। ओके, तो बाई डायरेक्शनल है, मतलब आपके लीवर के ग्लूकोज को दूसरे ऑर्गन भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, द इंसुलिन बाइंडिंग इंक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द लिवर थ्रू द GLUT2 व्हिच इज बाई डायरेक्शनल एंड परफॉर्म द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये बातें आपको समझना है। चलिए, ये जो ग्लूकोकाइनेज होता है वो सेल से बाहर ना निकले ग्लूकोज को, इसीलिए इसको कन्वर्ट कर देता है आपके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ठीक है, सेम ऐसा ही रोल हम पढ़ लेते हैं बेटा स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, तो हम बोल देते हैं रोल ऑन स्केलेटल मसल। अच्छा, स्केलेटल मसल्स में जैसे कि वहां पे GLUT 2 और 7 था ना, बात समझना, यहां पे स्केलेटल मसल की बात करेंगे तो बेटा यहां पे होता है तुम्हारा ग्लूट। ठीक है, ग्लूट 4 होता है जो कि यूनी डायरेक्शनल होता है। सबसे पहली बात इसको याद करो, यूनी डायरेक्शनल होता है। दूसरी बात ये कि भैया ये हमेशा एक्सप्रेस नहीं होती बेटा, आपके स्केलेटल मसल्स में ये हमेशा एक्सप्रेस नहीं होता। नॉट एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस, नॉट expressed on the surface, ठीक है, surface of skeletal muscles। कौन से फेज में बेटा, रेस्टिंग फेज में। ठीक है, इन रेस्टिंग फेज आपको पता होगा कि भैया जब आपके मसल्स कोई काम नहीं कर रहे हैं, रेस्टिंग फेज में है, तो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, कब एक्सप्रेस होगा भाई, इट इज एक्सप्रेस्ड, याद रखना, इट इज expressed either, या तो इंसुलिन की बाइंडिंग हो, आइदर बाय द बाइंडिंग ऑफ, ठीक है, बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन, ओके, इंसुलिन की बाइंडिंग से, या फिर बेटा आप एकदम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे बोल सकते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। इन दो कंडीशन में ये बंदा क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। जैसे मान लो एक हमने बनाया बेटा, ये हमारा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन में जब हम बात करते हैं पहले, तो यहां देखो इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट है। ओके, इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट है और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं बेटा रेस्टिंग फेज, और इसको हम मान लेते हैं एक्सरसाइजिंग कंडीशन।
ठीक है, एक्सरसाइज कंडीशन की बात करेंगे या इंसुलिन की बाइंडिंग की बात करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा देखना, रेस्टिंग फेज की बात हो रही तो अंदर तो नेगेटिव चार्ज होगा और बाहर में होगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जैसे ही यदि हम बात करें आपके स्केलेटल मसल्स के रेस्टिंग कंडीशन का, तो कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस तो हो नहीं रही है या फिर आपके मसल्स तो काम नहीं कर रहे हैं। तो जिस दिन इंसुलिन बाइंड करेगा, जैसे मैं बाइंड करा रहा हूं, ये देखो इंसुलिन आके बाइंड किया बेटा, तो ये क्या करेगा, एक्सप्रेशन करेगा। ठीक है, क्या चीज का एक्सप्रेशन करेगा, ग्लूट का। ये लो, मतलब यहां पे एक्सप्रेशन ऑफ ग्लूट। ठीक है, और ग्लूट का काम क्या है, आपके मसल्स में ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना। ये कुछ इस तरह से ऐसा जाएगा, ये ग्लूकोज अंदर चलेगा बेटा। ठीक है, इस तरीके से वो क्या करता है, आपके स्केलेटल मसल्स में काम करता है। याद रखना, जो नॉर्मली रेस्टिंग पोटेंशियल होती है उसमें ग्लूकोज के लिए क्या होगा, इम्परमेबल होता है। यहां पे चाहो तो नोट कर सकते हो, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स एट अ रेस्टिंग फेज। ठीक है, रेस्टिंग फेज में क्या करता है बेटा, टोटली इम्परमेबल होगा। ठीक है, स्केलेटल मसल्स एट रेस्टिंग फेज, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज इम्परमेबल, इम्परमेबल फॉर ग्लूकोज। मतलब ये ग्लूकोज के लिए टोटली क्या होता है बेटा, इम्परमेबल होता है। ये बात आपको जानना है। ठीक है, अब बात समझो, ग्लूट 2 तो बाई डायरेक्शनल था। ठीक है, जैसे यहां पे मान लेते हैं ग्लूट 2 है बेटा। ठीक है, GLUT ग्लूट 2 है। ग्लूट 2 का काम क्या है, दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट, ये बाहर भी जा रहा है और यहां से अंदर भी आ रहा है, कौन, ग्लूकोज। मगर जो तुम्हारा अभी हमने देखा ग्लूट 4 के बारे में, ये ग्लूट 4 यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब ग्लूकोज अंदर तो आ गया है मगर ग्लूकोज बाहर नहीं जाएगा, सिंगल डायरेक्शन। तो जब भी हमको मेटाबॉलिज्म में नीड होगी, तो यहाँ पे ग्लूट 2 जो है वो बाई डायरेक्शनल होने के कारण ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो याद रखना, लीवर ग्लाइकोजन इज यूज्ड, लीवर ग्लाइकोजन इज यूज्ड बाय अदर, जो भी ऑर्गन को रिक्वायरमेंट होगी, है ना भाई, अदर सेल, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्लूट 2। ठीक है, मगर यहां देखो सिंगल डायरेक्शनल है, आपके मसल्स में जो ग्लूकोज होता है उसको सिर्फ और सिर्फ मसल्स ही यूज करेगा। बात समझ में आ रही है, तो मसल्स ग्लाइकोजन यूज्ड बाय इटसेल्फ, मसल्स ग्लाइकोजन यूज्ड बाय इटसेल्फ। ठीक है, इटसेल्फ ओनली, क्यों, तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आपका ग्लूट, इस ग्लूट का नाम क्या है, GLUT4 है बेटा। तो जो ग्लूट है वो इसको बाहर निकलने नहीं देता, इसलिए दूसरे लोग यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। यदि मैं सेम बात करूं आपके एडिपोज में, ठीक है, तो रोल इन एडिपोज टिश्यू, तो बेटा एडिपोज में भी सेम कंडीशन रहेगा। याद रखना, एडिपोज टिश्यू में भी जो ग्लूट होगा वो 4 होगा। ये भी यूनी डायरेक्शनल होंगे और यही खुद यूज कर पाएंगे और कोई भी यूज नहीं करेंगे, सेम। ठीक है, तो जैसे यहां पे लिख देता हूं, ग्लूट 4 प्रेजेंट इन बोथ। ठीक है, एक तुम्हारे स्केलेटल मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में, और एक आपका बेटा एडिपोज में। ठीक है भाई, स्केलेटल मसल्स और एडिपोज में जाके ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ओके, तो ये हो गई बात बेटा इसके कंडीशन की बात। चलिए बेटा, अभी तक तो हमने बात कर लिया है हार्मोन के बारे में। अब जो एग्जाम में थोड़ा देर पॉइंट आउट होता है, डिजीज या डिसऑर्डर, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, इंसुलिन से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजीज का, और डिजीज में बेटा दो ले लो, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम होना और ग्लूकोज का ज्यादा होना। ठीक है, इधर नोट कर देता हूं हाइपरग्लाइसीमिया, और इधर अपोजिट में नोट कर देता हूं हाइपोग्लाइसीमिया। सबसे पहले दो डिजीज आ जाएंगे, ग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब मैंने क्या बोला था, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जब हम बात करें हाइपोग्लाइसीमिया, तो यहाँ पे आपका बेटा ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, ब्लड ग्लूकोज का बढ़ना मतलब इंसुलिन की कमी। तो इंसुलिन की कमी हो गई बेटा, हाइपोसिक्रेशन बोल सकते हो ना, हाइपोसिक्रेशन के कारण यहाँ पे क्या है, इंसुलिन के ज्यादा होने से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गई है, तो हाइपर सिक्रेशन कह सकते हैं, हाइपर सिक्रेशन कह सकते हैं। ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है भाई, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है, ठीक है, ब्लड का ग्लूकोज जब बढ़ जाता है तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से बेटा मतलब यूरिन में हमको क्या दिखेगा, ग्लूकोज दिखता है। हाइपरग्लाइसीमिया में ग्लूकोज आपको दिखेगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, वो भी आपके ब्लड में। ठीक है, और ये जो है बेटा यूरिन में भी दिखता है आपको। तो देखो डिजीज नंबर 1, डिजीज नंबर 2, इन्हीं को और इंक्रीज करूं तो जब किसी को डायबिटीज होता है, एक्चुअल में पहले ना टर्म्स एंड कंडीशन जान लो क्या क्या नाम है, उसके बाद डिजीज को भी समझ जाओगे। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे कि एक टर्म्स आता है बेटा, देखो डिजीज बोलो या फिर टर्मिनोलॉजी कह सकते हो, इसका नाम है बेटा ग्लूकोसूरिया। ठीक है, ग्लूकोसूरिया। तो ग्लूकोसूरिया का मतलब है ग्लूकोज इन यूरिया, राइट। तो यहां पे आपको इंक्रीज इन शुगर कंटेंट, ठीक है, इन ब्लड, ब्लड में शुगर कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। अब ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये यूरिन के थ्रू भी दिखेगा बेटा। ठीक है, दिस सॉल्यूट, दिस सॉल्यूट, कौन सा सॉल्यूट, जो कि ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, इज सीन इन व्हाट, यूरिन। आपको यूरिन में ये कंटेंट आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, एक्सेसिव शुगर आपको मिलेगा बेटा, एक्सेसिव, एक्सेसिव शुगर इन यूरिन आ जाएगा। तो इसी से तुम पहला सिम्टम तो यही होता है कि भाई जब यूरिन में शुगर निकलने लग जाए और वहां पे चींटियां जैसे झूमने लगते हैं, तो उससे हमको एक प्रायर इंडिकेशन मिलता है कि हाँ भैया इसको डायबिटीज की बीमारी है। जब हम बात करते हैं पॉली यूरिया, पॉली मतलब बेटा एक से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा बोल सकते हो, और यूरिया का मतलब हम बात कर रहे हैं किसका, यूरिन का। मतलब उस बंदे को बार बार यूरिन लग रहा है, मतलब उसके बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा है। तो पॉलीयूरिया भी एक सिम्टम है आपके डायबिटीज का। याद रखना, इसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है बेटा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन अकर। ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्यों होगा, क्योंकि आपके बॉडी में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो ड्यू टू लेस एब्जॉर्प्शन, लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या, वाटर। और वाटर की कमी क्यों होती पता है ना तुमको, एडीएच हार्मोन प्रॉपर आपकी बॉडी में नहीं बन पा रहे हैं, जिसके कारण आपको ये देखना पड़ रहा है। अब बताओ, जब वाटर लॉस ज्यादा होगा तो प्यास भी लगेगी बेटा, तो उस बीमारी को हम कहते हैं पॉलीडाइसिया या डिप्सिया कह सकते हैं। इनमें क्या होगा, लो वाटर एब्जॉर्प्शन, लो वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण आपको बार बार प्यास लगेगी, तो इंक्रीज इंक्रीज दी थर्स्ट। ठीक है, इंक्रीज इन क्या लेवल, तुम्हारा थर्स्ट लेवल जो है वो बढ़ जाता है, आपको प्यास लगने लगता है। ठीक है, अब बताओ, जैसे कि मान लो ग्लूकोज आपके ब्लड में ज्यादा है, मतलब सेल के अंदर नहीं गया है, और सेल के अंदर नहीं गया मतलब आपको एनर्जी कहां से मिलेगी, जब ग्लूकोज अंदर नहीं है। तो आपके बॉडी में ड्यू टू लैक ऑफ द ग्लूकोज, अच्छा अब बोल रहे हैं यार ग्लूकोज तो भरपूर भरा हुआ है, तो फिर सर क्यों बोल रहे हैं,
बेटा आपके ब्लड में ग्लूकोज है, बात सुनो, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है और सेल में जो ग्लूकोज है वो कम है। तो इसके कारण क्या होगा, एनर्जी मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, मोर डिग्रेडेशन, ठीक है, मोर डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड्स एंड फैट, लिपिड्स और फैट का ज्यादा डिग्रेडेशन होता है और इसके कारण क्या बनते हैं बेटा, फॉर्मेशन होती है कीटोन बॉडी की। तो फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, ओके। और कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन के कारण, बात समझो, कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन के कारण जो बीमारी होती है वो 6 नंबर की बीमारी जो मैंने यहां हेडिंग पुट किया है, इसको हम कहते हैं बेटा एसिडोसिस। क्या कहते हैं इसको, एसिडोसिस कहते हैं। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन की कमी है। इन पूरे डिसऑर्डर को हम एक नाम दे सकते हैं बेटा, डायबिटीज। इन बीमारी को हम क्या कहेंगे, डायबिटीज। डायबिटीज दो तरह के होते हैं बेटा, एक को हम कहते हैं टाइप 1 और एक हमारा कहलाएगा टाइप 2। दो डिजीज हो गए। डायबिटीज मेलाइटस जो टाइप 1 है, इसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1 कहते हैं, इसका पूरा नाम है। सेकेंड वाले का नाम आप कह सकते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, डीएम नोट कर देते हैं। तो डीएम ये हो जाएगा बेटा आपका टाइप 2 हो जाएगा। मतलब एक इंसुलिन डिपेंडेंट है और दूसरा जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट है, मतलब ये इंसुलिन की कमी से हो रही है। और ये इंसुलिन की कमी से नहीं हो रही है, इसका दूसरा रीजन है बेटा इंसुलिन इंडिपेंडेंट कहते हैं। जो टाइप 2 होता है बेटा वो लेट एज के लोगों को होती है, मतलब अर्ली एज में टाइप 2 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अर्ली एज में टाइप 2 बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है भाई। तो यहां देख लो यार, इसमें क्या होगा, याद रखना ये एग्जाम्पल है ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। इनमें आपका जो बीटा सेल है डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। बीटा सेल डिस्ट्रॉयड, क्यों, क्योंकि इसके अगेंस्ट में क्या बन जाएगा बेटा, एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट द बीटा सेल, और वो क्या करेगा, बीटा सेल को टारगेट करके उसको मारने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे इंसुलिन का जब सेल ही नहीं है बनाने वाला, तो इंसुलिन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा ना, तो यहाँ पे इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है प्लस जेनेटिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि अब ये जेनेटिक लेवल पे भी आते जा रहा है। मतलब यदि आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है और बच्चे की बर्थ नहीं हुई है जिस टाइम उसको डायबिटीज है, तो उसके आगे आने वाले जनरेशन में भी डायबिटीज पहुंच सकता है, ठीक है। अब देखो बेटा, नॉट कंसर्न विथ ओबेसिटी, नॉट रिलेटेड विथ ओबेसिटी, ओबेसिटी के साथ में इनका कोई रिलेशन नहीं है। ये जो है बेटा एज के पहले ही हो जाता है, अकर बिफोर द एज ऑफ 40, 40 साल के पहले भी हो जाता है। मगर जो सेकेंड वाला है वो 40 साल के पहले नहीं होगा बेटा, लेट एज में ही होता है। ये इसमें सभी सेल नॉर्मल होंगे, ऑल दी सेल्स आर नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है बेटा। तो इसमें दिक्कत क्या है, इनमें ना जो इंसुलिन का रिसेप्टर होता है वो काम नहीं करता, मतलब यहाँ पे नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो दिक्कत क्या है, नॉन रिस्पॉन्सिव, नॉन रिस्पॉन्सिव इंसुलिन रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर। अब ये क्या है बेटा, आपके पास इंसुलिन तो है मगर इंसुलिन जिस रिसेप्टर से बाइंड करता है वो काम का है ही नहीं, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं। यहां पे भाई ऑटो इम्यून डिजीज है तो टी सेल बिकम एक्टिवेटेड, टी सेल
बिकम एक्टिवेटेड, ठीक है, अगेंस्ट, क्या बेटा, तुम्हारा बीटा सेल के अगेंस्ट में टी सेल एक्टिवेट हो गई, तभी तो तुमने कहा ना ये ऑटोइम्यून डिजीज है। हाँ, इसीलिए इसमें बी सेल टी सेल का कोई रोल नहीं है। बी सेल टी सेल जो है वो कैसा होता है, नॉर्मल होता है बेटा। कैसा होता है, नॉर्मल होता है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस और ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस दो पार्ट में डिवाइडेड है। याद रखना, जो टाइप 2 होता है बेटा, इसमें रिसेप्टर ठीक से काम नहीं करता। मतलब देखो, ये इंसुलिन है, आपका सेल है, सेल के पास में रिसेप्टर है, मगर रिसेप्टर में मान लो ओबेसिटी के कारण यहाँ पे फैट डिपोजिशन हो गया है, ठीक है, फैट डिपॉजिटेड। अब ये बंदा आके बाइंड करना चाहेगा, नहीं बाइंड कर पाएगा। इंसुलिन नॉट एबल टू बाइंड, नॉट एबल टू बाइंड विथ देयर रिसेप्टर। समझ में आ गया बात? तो वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर सकता। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे बेटा, उनको आप बाहर से इंसुलिन प्रोवाइड करेंगे, एक्सोजिनस इंसुलिन प्रोवाइडेड, ठीक है। मगर इसमें आप ट्रीटमेंट करेंगे तो ड्रग्स देंगे बेटा, इंसुलिन से नहीं होता है। ड्रग्स प्रोवाइडेड टू, ड्रग्स प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर के सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए आपने यहां पे क्या प्रोवाइड किया, उसको एक तरह से ड्रग्स प्रोवाइड किया, जो उस इंसुलिन में, ये रिसेप्टर में जो भी डिपॉजिटेड है उसको हटा के उनके रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ा दे, ताकि इंसुलिन आसानी से जाके बाइंड हो जाए और अपना फंक्शन रेगुलेट कर दे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा ऑल अबाउट द इंसुलिन। क्लियर? अब जस्ट इसके एंटागोनिस्टिक वाला हार्मोन स्टडी कर लेते हैं बेटा, जिसका नाम क्या है, ग्लूकागन है। नंबर 2 बंदे का नाम है ग्लूकागन हार्मोन, ठीक है। ग्लूकागन हार्मोन बेटा कहां से सिक्रीट होता है, तो लिख लो यार, सिक्रीटेड फ्रॉम, मैंने पहले ही बताया, अल्फा सेल ऑफ पेंक्रियास, अल्फा सेल ऑफ पेंक्रियास से सिक्रीट होता है। कितने अमीनो एसिड से बना होगा, तो याद रखना मेडअप ऑफ 29 अमीनो एसिड, ठीक है। डाई सल्फाइड बॉन्ड नहीं होता इसमें, डाई सल्फाइड बॉन्ड क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है, ठीक है। ग्लूकागन जो हार्मोन होती है, उसका मेजर जो काम है वो क्या करता है बेटा, ये अच्छा इसका फंक्शन बताता हूं, इसका मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। इसका फंक्शन है, ये एंजाइम बनाता है बेटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ, एक्सप्रेशन ऑफ क्या, एंजाइम्स, ठीक है। टोटल 3 एंजाइम का प्रोडक्शन करता है, E2 और E3, जो क्या करते हैं, आपके सेल में देखो, सेल के अंदर में जो ग्लाइकोजन है बेटा, ये स्टोर है ना, तो ये एंजाइम क्या करेंगे, इस ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं बेटा, ठीक है भाई। इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिनो, मतलब ग्लाइकोजन का हम क्या कर रहे हैं, लाइसिस कर रहे हैं, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के थ्रू हम ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्लूकोज में, और ब्लड में आपका जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जस्ट एंटागोनिस्टिक टू आपका इंसुलिन, ओके। इसके बाद हमने जो हार्मोन आपको बताए थे वो कौन था बेटा, सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन था। कहां से रिलीज हो रहा था, तो रिलीज्ड फ्रॉम, ठीक है भाई, इसको रिलीज करवाते हैं, रिलीज्ड फ्रॉम क्या, डेल्टा सेल या फिर गामा सेल ऑफ पैंक्रियाज,
ठीक है, डेल्टा सेल या गामा सेल ऑफ पैंक्रियास से सिक्रीट होता है, इनहिबिटरी नेचर का होता है बेटा ये, ठीक है, इनहिबिटरी नेचर का ये होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, इनहिबिट करेगा बेटा, इनहिबिट द रोल ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल, मतलब जब तुम्हारे हार्मोन इंक्रीज हो जाएंगे तो उसको रोकने का काम कौन करेगा, ये सोमेटोस्टैटिन करेगा, ठीक है। इसीलिए अच्छा ये खुद के ग्लैंड्स में काम कर रहा है, मतलब इसका जो फंक्शन है वो लोकल फंक्शन है बेटा, अपने ही घर में काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड लोकल हार्मोन कहते हैं। जो हार्मोन जिस ग्लैंड से सिक्रीट हो और उसी ग्लैंड्स में अपना काम करता हो तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकल हार्मोन कहते हैं, ठीक है। ये ब्रेन में जाकर के ग्रोथ हार्मोन के रोल को रोकता है, बट ये सब हमारे काम का नहीं है। और फोर्थ नंबर में था तुम्हारा पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड की बात करेंगे तो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड कहां से रिलीज होता है बेटा, ये होता है secreted from ओके, secreted from एप सेल्स, ठीक है। इसका मेन काम बेटा डाइजेशन में रोल प्ले करना होता है, डाइजेशन में क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग, ठीक है, रिलीजिंग HCO3 माइनस इन ड्यूडेनम, ठीक है, HCO3 माइनस इन ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम में जो है HCO3 माइनस को रिलीज करवाता है और एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, टू प्रोवाइड एल्केलाइन, क्या बोलेंगे बेटा, मीडियम प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया तुम्हारा, क्या बोलेंगे, सेकंड नंबर का ग्लैंड जो कि क्या था, पैंक्रियाज। अब हम थर्ड नंबर पे प्रोवाइड करेंगे आपको बेटा एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये एड्रेनल, ये आपका ग्लैंड समोसे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसको अच्छे से नोट कीजिए और बार बार इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।